नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मऊ से है। दक्षिण मऊ टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत खालसा उत्तर कोल्हड़ गांव के रहने वाले 18 वर्षीय युवक राम प्रताप राजभर पुत्र स्वर्गीय पारस राजभर पर बीती रात करीब 11 बजे पीपा पुल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था और 1 महीने पहले ही इस नए पीपा पुल का मंत्री AK शर्मा ने उद्घाटन किया था। क्योंकि नदी के उसे पर आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए इस पीपा पुल का निर्माण किया गया था। पीपा पुल के बनते ही मनचले दबंग का मन बढ़ गया और साथ ही जिससे आए दिन ये घटना करते रहे और साथ ही घटना करने के बाद स्कूल की इस बार आ जाते और साथ ही पीड़ित हाई स्कूल का छात्र बताया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि हमला करने वाले लोग उसी गांव के हैं और साथ ही पहले भी आए दिन करीब दर्जन भर मनबड़ युवक मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। घटना पीपा पुल के पास एक पेड़ के पास हुई है। क्या नाम है आपका? राम विजय राजभर। कहाँ आए हैं? हॉस्पिटल सदर। क्या मामला, क्या लगते हैं आपको? मेरा भाई छोटा कैसे क्या हो गया? रास्ते में आया था शादी में से, 2-4 लड़के मिलकर बहुत ज़्यादा मारते हैं इसको। क्यों मारे? कुछ नहीं। कहाँ पे? पीपा पुल के पास। अच्छा, फिर वो पहले या क्रॉस करने के बाद? क्रॉस करने के बाद गांव में जो पड़ता है। अच्छा, कौन सा गांव? गांव बरबगा बोलते हैं। अच्छा, कितने लोग थे मारने में? ये करीब 10-12 लोग थे। अच्छा, क्या करते हैं आपके भाई? यही पड़ता है। पढ़ते हैं। हाँ। ये नहीं पता था क्यों मारे पीटे हैं? नहीं। अच्छा, वो सब अज्ञात है क्या? अरे वो हमेशा झगड़ा करते हैं, कई बार मारे चुके हैं। जानते हैं? हाँ जानते हैं, लेकिन नाम नहीं पता। अच्छा, उसी गाँव के रहने वाले? हाँ। तो क्या लगता है कि पीपा पुल बनने से अब अपराध भी बढ़ गए? हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि। हाँ, हमेशा हाँ हमेशा। हाँ हमेशा घटना हो रही है। हमेशा। शिकायत किया इस मामले को थाने पे? हाँ किया है। पुलिस गई थी? पुलिस अभी आई थी, रिपोर्ट लेके गई थी रात को। किस थाने में शिकायत किया आपने? दक्षिण टोला। क्या नाम है आपका? राम विजय राजभर। कहाँ आए हैं? की मतगणना हॉस्पिटल सदर। क्या मामला? जनपद के बिस्वा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बिस्वा कस्बे में CCTV कंट्रोल का उद्घाटन किया है। इस दौरान 38 कमरे नगर के प्रमुख चौराहों और साथ ही बाजार और संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए हैं, जिससे गतिविधियों की निगरानी पर अपराधियों को नियंत्रण में रखा में मदद मिल रही है और साथ ही इस पहल से स्थानीय व्यापारियों ने भी सक्रियता का सहयोग दिया है। कार्यक्रम के दौरान हिस्ट्री शीटरों को सख्त निर्देश चेतावनी देते हुए अपराध से दूर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही कोतवाली को मिले नए आरक्षियों को निष्पक्ष और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। अन्य पुलिस अधिकारी व गणमान्य लोग वहां मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र में हमारा एक लीगल कंट्रोल रूम बना था। उसी प्रकार जो हमारे बाकी बड़े बड़े थाने हैं जैसे बिस्वा है, यहाँ पे भी एक CCTV कंट्रोल रूम बनाया गया, इसमें 38 कैमरे पूरे कस्बे में जो लगे हुए अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगवाए गए हैं। सभी मेन चौराहों को, सभी मेन रोड्स को कवर किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चोरी की घटना हो, लूट की घटना हो, सभी के ऊपर लगातार पुलिस सतर्क रहेगी, उसकी CCTV फुटेज को भी चेक करती रहेगी। प्लस जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ टावर मूवमेंट काफ़ी रहता है, तो उस समय भी हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं, जुलूस जा रहे हैं, जुलूस की पूरी ड्यूटी लगातार पुलिस एक्टिव रहेगी। किसी महिला के साथ कोई घटना ना हो, कोई छेड़खानी ना हो, उसके लिए बड़ा ये कंट्रोल रूम रहेगा। इसमें सभी जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, चीनी मिल है, हमारी हॉस्पिटल एसोसिएशन है, जो भट्टे वाले हैं, सभी ने सहयोग किया है। सभी का नाम यहाँ अंकित कराया जा रहा है इस कंट्रोल रूम के नीचे, ताकि इनके सहयोग से कंट्रोल रूम बना है और लगातार ये आने वाले समय में लगातार प्रयासरत रहेगा और पुलिस इसकी मॉनिटरिंग करती रहेगी और बहुत अच्छा इसका ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सर, जनपद में जितनी तहसीलें हैं उन किन किन तहसीलों में अब तक लगाया जा चुका है और किन किन लोग
तहसीलों में अब तक प्रयास जारी है? देखिए, शहर में हमने पूरा कवर कर लिया। शहर में लगभग 150 से ऊपर कैमरे हमारे चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा 38 कैमरे कर लिए हैं, लगभग 60 से 70 कैमरे हम इसमें और जोड़ने के प्रयास में हैं। ऐसे सिधौली में हमारा कार्य चल रहा है, जल्द लगभग महीने के अंदर वहाँ पर भी इनॉग्रेशन करेंगे। ऐसी जो मेन तहसीलें हैं, हम लहरपुर की तरफ जा रहे हैं, लहरपुर में करेंगे और फिर ऐसे एक तहसील कवर करते हुए पूरे शहर की जितनी तहसीलें हैं और मुख्य कानून सभी को कवर करेंगे, ताकि ओवरऑल जो कानून व्यवस्था है और जो सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से शहर की व्यवस्था है वो। जौनपुर जिले में बिजली संकट, सड़कों की बदहाली और साथ ही फर्जी मीटर के जरिए हो रही कथित वसूली को लेकर आम जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही। गर्मी के बढ़ते तापमान के बीच बार बार बिजली कटौती और साथ ही अनियमित आपूर्ति ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं खबर आपको बता दें कि खराब सड़कों की भी आ रही है। सड़कों के कारण आवागमन भी कठिन हो गया है। जौनपुर की जनता जन समस्याओं से जूझ रही है। सरकार और जौनपुर के सांसद के उदासीन रवैये से जनता में आक्रोश है। ये बातें नगर के एक होटल में शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सोनी ने कही है। उन्होंने कहा कि फर्जी बिजली मीटर के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही। इन समस्याओं को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन संबंधित सरकारी विभाग इस ओर गंभीरता नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायतें पहुंचाने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। अशोक सिंह ने कहा कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नहीं सुधरेगा तो कहां से देश का विकास कैसे होगा? हम देश का विकास करते हैं जब तक हम अपने परिवार को नहीं सुधारेंगे, जब तक हमारे परिवार के लोग विकास में अपना हाथ नहीं बटाएंगे, तब देश का विकास कैसे होगा? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को याद करता है, अपने रिश्तेदारों को याद करता है, फिर गांव की बात करता है, फिर प्रदेश और देश की बात करता है। हम देश की बात कर रहे हैं, हम जाके पार्लियामेंट सदन में जाके बात करते हैं, देश की बात, देश को सुधारने की बात करते हैं। और जिस जिले के जिस लोकसभा के सांसद हो वहाँ का काम नहीं कर रहे हो, तो मैं तो बार बार इनको कहता हूँ कि ऐसा निकम्मा, ऐसा नकारा सांसद कभी न पैदा हुआ न होगा। कोई जनता कैसे चुनती इसको, ऐसे सांसद को? तो मैं तो चाहता हूं कि ये मेरी बात आवाज उन तक पहुंचे, सांसद तक पहुंचे कि आपको मैं क्यों कह रहा हूं। आप ऐसा कर रहे तो कह रहा हूं ना। आप गलती करोगे और बोलोगे कि कोई कहे नहीं, आपको जनता भोले भालेपन से यहाँ की जनता आपको सांसद बना देती है। आप इतने वोटों से जीत जाते हो, तो लाखों वोटों से आप जीतते हो, तो आप जीतते हो तो कम से कम काम तो करो। आप सोच रहे हो कि मैं जीत के फिर जाके मर्सिडीज कार से और गाड़ियों से घूमते रहेंगे, इसलिए आपको जनता सुनती है। तो उनको मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? मैं भी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अशोक सिंह मेरा जिला है यहाँ पे। मैं अगर उनको नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे है, ऐसे निकम्मे हैं। वो बसपा में रखे भ्रष्टाचार के प्रमाण है हमारे पास कि उन्होंने भ्रष्टाचार, किसे तो मायावती ने उनको निकाला, वो निकाले, धक्के मार के निकाले गए। अब बोल रहे हैं कि कौन अशोक सिंह नहीं जानता, बसपा को भूल जाएंगे। और कल पूछेंगे कि कौन है, किसकी सरकार है, उसको भी भूल जाएंगे क्योंकि वो सांसद बने हैं। जब सांसद बने हो तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि जौनपुर जिले में क्या हो रहा है। यहाँ अभी आपने 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा, इतना बड़ा तूफान आया, यहाँ पे बिजली की समस्या हुई, इतनी कटौती हुई बिजली की। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, वो कहाँ है उनकी सरकार? प्रदेश में, देश में क्या कर रहे हो? तो ये इन सब चीजों को उठाने के लिए मैं आया हूँ कि जनता समझे कि किसकी सरकार बनाए हो, सांसद किसको चुने हो, जो सरकार के साथ में नहीं है, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट में जाके जौनपुर की बात तो कहे। कब कहता है जौनपुर की बात? जौनपुर में इतनी तकलीफें हैं, चाहे रोड की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, इतनी समस्या है, उसको कौन कहेगा जाके सदन में? कभी कहते नहीं, कभी कुछ नहीं बोलते। और ढूंढो तो मिलते नहीं, लालटेन बत्ती लेके ढूंढो तो नहीं मिलते हैं। हमारे लोग उनको ढूंढ रहे कि कहाँ है सांसद, मिलते ही नहीं। तो मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमकी जनता इस चीज को जागरूक हो जाए और समाज विकास क्रांति पार्टी के आने की कोशिश करे। समाज विकास क्रांति पार्टी का सरकार बनाएगी तो ऐसी कोई भी चीजें नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो यहाँ के सांसद कर रहे हैं। गिरीश यादव के बारे में क्या ख्याल है? 2 बार से मंत्री हैं, उनको आप नहीं लपेट रहे हैं। गिरीश मंत्री को नकारा करिए। किसको? गिरीश यादव को। अरे भाई, वो गिरीश यादव जब चाहे तो मिल, कुछ नहीं कर रही है, एजेंट पाल रही है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी एजेंट पाल रही है। पश्चिम बंगाल की बात करूंगा तो आप फिर केंद्र पहुंच गया। बात बीजेपी की बात, योगी सरकार किसके हैं, किसकी सरकार बनी है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी की बनी है ना। सर, आपने कॉन्फ्रेंस जौनपुर के लिए बुलाई, 100 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो एजेंट का काम कर रहे हैं। और क्या सुनना चाहते हो आप? योगी जी जैसे 100 लोग हैं तो किसका नाम मेरे से बुलवाना चाहते हो? आपको बेहतर पता है।
आप सर, नेता हैं, आप एक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर उनके बारे में क्यों नहीं, वो भी तो है, उनके बारे में क्यों नहीं कहते? सर, आप बताएंगे मैंने ना। कब खुल के बोला है? आज भी बोलिए ना। कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने कहा ना, पहले कांग्रेस में तो होम मिनिस्टर थे ना, भ्रष्टाचार किया है वो, तो वहां के छोड़ के बीजेपी में दामन बचाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं कृपा शंकर सिंह। मैं चुनाव में बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, वो भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, लेकिन वो सांसद नहीं है ना। सांसद होते तो मैं उनको लपेटता। पहुंच बहुत है। पहुंच से नहीं होता है, इस देश में पहुंच की बात नहीं होती, काम करने की बात होती है। पहुंच से क्या होता है? पहुंच तो मेरे लिए भगवान तक पहुंचे। बताओ, मैं भगवान से रोज मिलता हूँ, बताइए। अब पूछता हूँ उनसे कि कब विकास होगा, तो बोले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से चली जाएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार आएगी तो विकास हो जाएगा। मुझे भगवान कहते हैं। नेताजी एक मिनट, आगामी चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? आगामी चुनाव में अभी मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम 200 से ज्यादा विधायकों को लड़ाने जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा मैं अपनी सरकार में ओवरब्रिज का काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है इसको बताइए। जौनपुर 2 ओवरब्रिज का काम हो रहा है, कौन लाया? सांसद ने या विधायक ने? आपको क्यों लगता है? ये अभी मैं क्या कभी बताऊँ? सांसद जी कहते हैं मैं इसको लाया, कभी विधायक जी कहते हैं मैं लाया। कहने की बात, उसमें आपस में लड़ा, कहने की बात है, ये कहने की बात है, ठीक है, ये सब कहने की बात है। तो अपने मुंह में बिट्टी बनना के मैंने किया। अगर गेट मैं बनवाऊं तो बोलेंगे मैंने करवा। अभी बातें लंबी हो जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी जो है, मतलब आपके लोग जो है कि जनता तरफ से सांसद मत, तब तक आप इसकी विरोध करते रहेंगे। जब तक सांसद के कानों तक आवाज बोले नहीं सुनता कौन? अशोक सिंह। जब तक सांसद जी बोल देने के आया, अशोक सिंह को जानता हूँ। अशोक सिंह जो है, जो चुनाव लड़ते समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, हम चुनाव लड़े हैं यहाँ पे अपने चुनाव चिन्ह से। कौन अशोक सिंह? जब आपको अशोक सिंह के बारे में नहीं पता तो हम जनता को आप क्या जानोगे? घंटा। आप हम जनता को क्या जानते? जब अशोक सिंह को नहीं जानते हो तो दूसरों को क्या जानोगे? घंटा। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ। जनवाना है उस दिन के जाने की जनता को जाने नहीं, जनता को जानेंगे तो आज जान जाएंगे। जिस दिन उनके दिल में चोर है, जिस दिन वो कह देंगे कि अशोक सिंह को जानता हूँ, तो सब समझ लो कि जनता को जानते हैं। जब अशोक सिंह को नहीं जानते हैं, मैं बोलूँ मैं कृपा शंकर सिंह को नहीं जानता, मैं योगी आदित्यनाथ जी को नहीं जानता, मैं आगे सिंह, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? हमने चुनाव में देखा किस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया था। जी बिल्कुल, वही तो बोला। बीजेपी के एजेंट है जो आईपीएस है, आईपीएस को आईपीएस का काम करना चाहिए, ड्यूटी निभानी चाहिए। कसम खाते हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम निष्पक्ष चुनाव लड़ाएंगे। निर्वाचन आयोग हमको कहता है ये निष्पक्ष चुनाव लड़ाएंगे, हमको पकड़ के अरेस्ट करके। हमने परमिशन के द्वारा बाकायदे रैलियां निकाल रहे थे, हमारी गाड़ियां रोकी जाती है, हमारी गाड़ियां तोड़ी जाती है, हमको घसीटा जाता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? निष्पक्ष चुनाव होता है इसको? तो वो तो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि मेरी बात भगवान से होती है, तो भगवान से आपने ये भी पूछा होगा कि 27/2027 किसी सरकार बने, किसी का भगवान ने कहा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी 2027 में, और समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार उस समय आ जाएगी, चिंता न करो, बस ऐसा कहा भगवान। आधी चीजों में तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन किसी का आपका है नहीं। अरे एक सांसद पूरे देश का प्रधानमंत्री बना। बीपी सिंह के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? पता कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, पता कर लेना। खेल मंत्री है, लेकिन बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उन्हें निकम्मा करने की क्या दिक्कत है? मुझे निकम्मा कहने में कोई दिक्कत नहीं, बात उसकी नहीं है, निकम्मा कहने की बात नहीं है। जबरदस्ती नहीं कहलवा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो आदमी अगर प्रयास करता है तो उसको निकम्मा नहीं कहा जाता। लेकिन अगर जो प्रयास ही न करे, आंख बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, जैसे गांधी जी के ने कहा ना 3 बंदर हैं, न देखना चाहता हूँ, न सुनना चाहता हूँ, न बोलना चाहता हूँ, तो ये यहाँ के सांसद वैसे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ऐसे न देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न करना चाहते हैं कुछ। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विकास नहीं, जौनपुर का विकास कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मुझे आप लोगों के सामने रूबरू कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। आंधी तूफान आते हैं, बिजली गुम हो जाती है वहाँ पे। आप शहर की बिजली को नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो गांव की जनता को क्या लाभ देते होंगे? तो ये एक विषय है कि यहाँ की जनता भली भली जनता है, इसको गुमराह करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके धर्म के नाम से, जाति के नाम से वोट लेने का काम करती है। समाज विकास क्रांति पार्टी ऐसा कभी नहीं सोचती। सर्व समाज को लेके, सब जाति, सब धर्म को लेके सरकार बनाना चाहिए। खबर
जौनपुर से ही, जहां जौनपुर में मन बड़ों के हौसले हुए बुलंद, नहीं है कोई भी प्रशासन का डर या खौफ। जौनपुर जिले के थाना गौरा बादशाहपुर के बस्सू पट्टी गांव का मामला, जहां पर दलित युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गाजीपुर जिला प्रशासन ने श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस मौके पर डीएम ने राइफल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में पंजीकृत श्रमिकों को सीधा संवाद किया और साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और भविष्य की बड़ी योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संदेश के अनुरूप गाजीपुर में भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और साथ ही डीएम ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी को एक प्रमुख चिंता बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर बीमा से जुड़ी नई पहल की जा रही है जो आने वाले समय में श्रमिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि वर्तमान में जनपद में 2 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत है, लेकिन इस संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशासन एक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत करेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगा। देखिए, प्रधानों का जो है वो एक संवैधानिक पद है और उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि गांव में कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास का कार्य कराने में। और जनपद गाजीपुर एक बहुत ही डाइवर्स गांव जनपद है, इसमें लगभग 33 गांव हैं और ये बहुत ही एक बड़ा जनपद है। तो इसमें अगर गांव में अगर हमें विकास कराना है या कानून व्यवस्था बनानी है तो प्रधान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज का कार्यक्रम किया गया था। देखिए, इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि गांव में भले प्रधान एक राजनीतिक पद भी है, बट कानून व्यवस्था बनाए रखना ये एक संवैधानिक पद होने के नाते प्रधान की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। तो इसको उन्होंने बखूबी निभाना चाहिए। साथ ही जनपद गाजीपुर से बहुत सारे लोग सेना में सेलेक्ट होते हैं और स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर गाँव में एक खेल का मैदान विकसित किया जाए जिससे कि खेल की जो बच्चों की रुचि है उसको आगे बढ़ाया जा सके। सही बात है क्योंकि जो भी सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है वो प्रधान और सचिव के खाते में जाती है। तो इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि गौशालाओं का मेंटेनेंस, रखरखाव प्रॉपर ढंग से करें। तो अगर ये लोग सजग रहेंगे तो फिर कोई समस्या आएगी ही नहीं। ग्राम प्रधान तो भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ही हैं, अगर वो चाहें तो जो विवाद है वो गाँव से बाहर निकले ही ना। पर होता यह है कि विवाद जो है वो तहसील तक पहुंचता है, जिले तक पहुंचता है, इवन लखनऊ तक भी जो है विवाद पहुंचते हैं। तो यही है, अगर हम लोग प्रॉपरली अगर निगरानी रखें, प्रॉपर अगर गांव में जो व्यवस्था है उसको मजबूत बनाएं तो ये विवाद गांव से ही बाहर नहीं निकलेंगे। जिन्होंने अच्छा कार्य किया है विभिन्न विकास की योजनाओं में उनको सम्मानित भी। गाजीपुर में विकास की गति तेज करने और साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक दिवसीय जनमुखी और साथ ही उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कार्यशाला गाजीपुर के ऑडिटोरियम हॉल में सभी विकास खंडों की ग्राम प्रधानों के लिए आयोजित की गई। प्रशासन ने ग्राम प्रधानों की स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई है। इसमें फॉर्मर रजिस्ट्री और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत सचिवालय संचालन, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और साथ ही फैमिली आईडी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी जिलाधिकारी ने उर्वरकों की उपलब्धि पर जोर देते हुए कहा कि जनपद में इनकी कोई कमी नहीं है। इन्होंने चेतावनी दी है कि उर्वरकों की कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौ आश्रय स्थलों को और भी जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई और साथ ही उन्होंने निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में भेजने की उनकी बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई रखने को भी कहा गया है। कानून व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी के ग्राम प्रधानों को शांत और साथ ही सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी दिलाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा हुआ है।
देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे पर शासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन लखनऊ में कराया गया था। इसमें ये संदेश दिया गया कि जो भी लाभप्रद योजनाएं हैं लेबर से रिलेटेड, उन पे जो श्रमिकों को लाभ दिया जाए। तो उसी के तहत हम लोगों ने जनपद गाजीपुर में भी लगभग 780 श्रमिकों को 3.25 करोड़ रुपए का विभिन्न योजनाओं में लाभ जो है वित्तीय वर्ष 25-26 में दिया है। और इसी के साथ जो मेन इशू जो सोशल सिक्योरिटी का रहता है श्रमिकों का, उस पर भी चर्चा हुई है। उस पर भी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि इंश्योरेंस स्कीम आगे लाई जाएगी। तो ये एक श्रमिकों के लिए एक अच्छा रहेगा आगे भविष्य में। साथ ही जो 780 श्रमिकों को इसमें लाभ मिला, जबकि 2 लाख से अधिक श्रमिक जो हैं रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें भी हम लोग जनपद गाजीपुर में अभियान चला के विभिन्न श्रमिकों को इन लाभार्थी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सर अभी आपके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है और इसको जोर देकर करने की जरूरत है। देखिए, जनपद की जो जनसंख्या है वो अगर हम देखें तो लगभग 40 से 45 लाख के बीच में होगी। उस हिसाब से 2 लाख श्रमिक यहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो ये श्रमिक और रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे और उनको लाभ मिल सके। ये दोनों कार्रवाइयों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों द्वारा बच्चों को वापस दिलाने की मांग को लेकर रोड जाम विरोध किया गया तथा जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल संपर्क कर बच्चों को सुपुर्द कराया गया है। कल्याणपुर में एक सूचना मिलती है कि शादी के 7 साल से पूर्व एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसको तत्काल हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा जाता है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। सर, क्या मांगे थी, किस लिए जो है रोड जाम का हंगामा किया था? उनकी ये मांग थी कि उनकी जो बच्चियाँ थी जो अभी हस्बैंड के परिवार के साथ थी, उनको वापस दिलाई जाए। पुलिस ने तत्काल संपर्क कर उनकी जो उनके बच्चे थे उनको वापस दिला दिए हैं। करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि झीलो गांव में हाई वोल्टेज करंट से मचा हड़कंप और साथ ही झुलस गए दरवाजे में उतरी करंट की चपेट में आए और बचाने के लिए वहां भागे हैं।
उद्घाटन कर लेना 10 सेकंड। खबर जौनपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जौनपुर खेतरसराय थाना क्षेत्र के बादशाही बाजार में शुक्रवार रात्रि हौसले बुलंद बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे को उसकी गाड़ी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागने में कामयाब रहे हैं। जानकारी के अनुसार सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़उर गांव में निवासी आजाद बिंद 22 वर्षीय खेतासराय के बीबीपुर जहनदहा निवासी मोखर बिंद की पुत्री से विवाह किया था, जिसमें वह बतौर दूल्हा शुक्रवार को अपनी बारात लेकर निकला था कि बीच रास्ते में बादशाही बाजार में एक बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे को लक्ष्य कर गोली मार दी है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित चौबे जुड़ गए हैं। रोहित, हमें बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और कौन वो लोग थे, क्या उनकी पहचान हो पाई है जिन्होंने दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि ये पुरानी रंजिश से लेकर गोलियां चली है, जिसमें शहनाई से पहले 17 गोलियां, जो कि बारात जा रही थी, जो पुरानी रंजिश में लोग का काफी दिन से फोन पर धमकियां भी मिल रही थी लड़के को कि आपको हत्या कर दिया जाएगा अगर शादी करेंगे तो। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बारात लेकर निकले, कुछ ही दूर अपने घर से अभी गोलियां, 2 लोग नकाब बदमाश पहुंचे और बाइक से इनके आगे गाड़ी लगाई और लगाकर तुरंत सारा तोड़ गोलियां ली। आजाद, जिस मृत्यु हुआ, आजाद नाम है उनका, आजाद बिन, 21 वर्ष इनकी उम्र है और सराय ख्वाजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जिस तरह से इन्होंने, इनकी भाई का बयान आया है सामने कि इसमें पुरानी रंजिश को लेकर हमारे पिताजी के ऊपर और हम लोग के ऊपर हमला भी हुआ है। हमने थाने तहरीर दिया, अभी तक प्रशासन धरपकड़ से वो लोग बदमाश दूर हैं। अब दबिश दिया जा रहा है, टीम गठित करके विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। जी, और साथ ही थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह भी वहां घटनास्थल पर पहुंचे, स्थानीय लोगों से अभी और वहां हॉस्पिटल लेके गए, तो क्या कुछ स्थिति थी, कैसे उसे अस्पताल पहुंचाया गया? अस्पताल पहुंचाने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जी, हॉस्पिटल जैसे ले जाया गया उनको, उसके पहले ही डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर चुका था। उनकी मृत्यु गाड़ी में हो चुकी थी और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे, थाना में जिला अस्पताल पहुंचा। जी, और साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्या टीमें गठित की गई हैं या क्या कुछ पहचान, सीसीटीवी फुटेज कोई आसपास हो जिसके जरिए पहचान हो पाई हो? अभी तक कोई पहचान नहीं है। पुलिस टीम की तरफ से जो हमारे जिले के कप्तान है कुंवर अनुपम सिंह ने टीम गठित कर दी है और टीम गठित करके जल्द ही बोले हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही कर देंगे। जी, और साथ ही ये पूछना है कि फिलहाल वहाँ पे स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है और जितने भी लोग वहाँ पर थे, शादी में मौजूद थे, उनका और साथ ही जो मृतक है उसके परिजनों का, उसके ससुराल पक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? ससुराल पक्ष का अभी तक कोई कहना सामने नहीं आया है। उनके पिताजी का बार आरोप है कि हमारे लड़के को मरवाने के पीछे उन्हीं लोग का हाथ है, जो कि उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। लड़की पति के जो गोली मारे हैं उन्हीं रिश्तेदार करीबी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उनको टीम गठित करके धरपकड़ के लिए उनके ऊपर दबिश दिया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। हिस्ट्री शीटर व पुलिस में हुई मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर किया है फायर। पुलिस के जवाबी फायरिंग हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुआ है और मौके से 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली, एक अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने घायल बदमाश को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। अभियुक्त मृत्युंजय गाजीपुर जिले का बताया जा रहा निवासी। अभियुक्त मृत्युंजय के ऊपर गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर में 23 मुकदमे पहले से भी दर्ज है। आज बीती रात थानाध्यक्ष बलुआ को ये सूचना मिली कि 2 अपराधी चंदौली की तरफ से चोरी के ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बलुआ और उनकी टीम द्वारा मथैला नहर पुलिया के पास
चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उस ट्रैक्टर चालक पुलिस पार्टी पर चढ़ाने का प्रयास किए, किंतु पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देखकर बदमाश ट्रैक्टर छोड़ करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसके फलस्वरूप एक बदमाश के पैर में गोली लगी और गिर गया और उसका एक साथी बदमाश मौके से भागा, जिसके संबंध में आसपास के थानों को सूचना दी गई है। पकड़े गए बदमाश का नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया उसका नाम मृत्युंजय कुशवाहा है, जो नंदगंज गाजीपुर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि इसके पूर्व भी कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है। इसके ऊपर करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। मौके से 1 अदद तमंचा और कारतूस तथा 2 अदद चोरी के ट्रैक्टर और 1 ट्राली बरामद हुई है। अभियुक्त को स्थानीय चिकित्सालय में भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर मिर्जापुर से है, जहां कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रानीबारी में बहुभोज के दौरान चली है गोली। 22 वर्षीय युवक की मौत। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका बताई जा रही। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। चंदौली में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर चोर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी के 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली और अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये घटना बलुआ थाना क्षेत्र के राधे की मड़ई गांव और साथ ही सोनहुला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और टॉर्च की रोशनी से वाहन को रोकने का प्रयास किया है। इस पर आगे चल रहे ट्रैक्टर के चालक ने पुलिस टीम पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी है। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। आपको बता दें, पुलिस ने उसके पास से 2 चोरी के ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली, एक 315 बोर का अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में बलुआ थाना पुलिस की टीम शामिल हुई है और पुलिस ने बताया है कि फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्राधिकारी सकलडीहा कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि थाना बलुआ क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को चोरी के ट्रैक्टर के आने की सूचना प्राप्त हुई थी और साथ ही सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और फायरिंग भी की गई है। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र में देर रात्रि एक तिलक समारोह उस समय हंगामे में तब्दील हो गया जब एक युवती ने अचानक पहुंचकर कार्यक्रम रोक दिया। युवती ने दावा किया है कि दूल्हा उसका प्रेमी है और उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा है। यह घटना अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित NH-19 के पास एक होटल में हुई। समारोह सामान्य रूप से चल रहा था, तभी युवती वहां पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। युवती ने खुद को अंकित सिंह की प्रेमिका बताया और उसने आरोप लगाया है कि वे दोनों पिछले 5 सालों से रिश्ते में थे और युवक ने उससे शादी का वादा किया था। अब परिवार के दबाव में वह दूसरी शादी कर रही है और मामले ने तब गंभीर मोड़ ले लिया है जब युवती ने बताया है कि उसने पहले ही युवक के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी युवक जेल भी जा चुका है और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई है और पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार ही की जाएगी। इसी बीच युवती ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा और उसे सुरक्षा देने के बजाय हाईवे पर छोड़ दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी स्थिति। आईडी ऊपर कर दीजिए। चलिए, आप ग्रीन पार्क होटल गई थी, क्या हुआ वहाँ पे? सर, मैं वहाँ गई थी। मैं वहाँ जैसे मेरे साथ एक कार्यरत थे अंकित सिंह, जो रहने वाले चंदौली गौरारी गांव के हैं, सन ऑफ रमेश सिंह।
वो वहाँ डूडा में कार्यरत थे, मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट मुझसे शादी करने के लिए भी वो बोले थे, बट वो यहाँ पे पहले उनके पे मैं वहाँ केस कराई थी, फिर इसके बाद वहाँ पे अभी केस चल ही रहा, उसकी कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। अभी 16 तारीख को वो है फर्स्ट वो हियरिंग है, और वो आज उनकी तिलक और रिंग सेरेमनी थी, तो मैं उसे रोकने के लिए गई थी। तो हमें पुलिस वाले उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोल रहे हैं वो लोग कि आप उनको नहीं रोक सकती हैं, आप पे ही खुद वो FIR हो जाएगा, और ना मुझे उसे रोकने दिया गया। कौन किस आदमी ने किसने ये बात कही आपसे कि अगर आप उनको वहाँ रोकने गई या अपनी बात ये पुलिस वाले ही लोग थे। कहाँ के पुलिस वाले थे? ये चंदौली मुगल सराय के, ये थाना के। अभी आप अलीनगर थाने आई हैं, जी। आपका क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि उसकी शादी रोका जाए, जब तक वो दूसरे की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता है, मेरी ऑलरेडी खराब कर रखा है। पुलिस वाले फिर आपको कहाँ लेके गए? मुझे रिंग रोड साइड लेके गए, वहाँ तक वो लोग छोड़े, फिर वहाँ से चले गए। क्या बोला गया वहाँ? बोला ये आप लोग की जिम्मेदारी है, मारेंगे पीटेंगे अगर आप लोग जाएंगे वहाँ। तो कोई मदद हुई आपकी वहाँ पे? कोई मदद नहीं हुई, बस लड़के के फैमिली वालों को बाहर बुलाया गया, रोका, शादी रोकी नहीं, मतलब तिलक रोका नहीं गया, तिलक हो रहा है। क्या सहयोग चाहती हैं? सहयोग यही चाहती हूँ कि उसकी जब तक सुनवाई नहीं हो जाए, उसको 10 साल की सज़ा है, अगर उसको सज़ा होगी तो उस लड़की की लाइफ खराब होगी। क्या आपसे किस तरीके से वो मुझे धमकाया जा रहा है कि अगर तुम बोलोगी तो तुम जाके एक्शन लोगी, वहाँ पे कुछ भी हंगामा करती हो तो तुम्हारे पे FIR कर दिया जाएगा। मऊ में भी कुछ हुआ था? मऊ में यही हुआ था, इनके पर ऑलरेडी FIR चल रहा है, और ये ऑलरेडी डेढ़ महीना जेल में थे, फिर हाई कोर्ट से बरी हुए हैं। अभी ये भी उनका मेरे पास फोटोज वीडियोस और एक प्रूफ है उनके खिलाफ। अच्छा, इस मामले में आप लोग को कंप्रोमाइज करने के लिए कोई गया? हाँ, हमें कंप्रोमाइज करने के लिए 3 नेताओं को भेजा गया था वहाँ के, हिमांशु राय, कन्हैया तिवारी और एक संतोष सिंह। किस पार्टी के नेता? BJP के नेता हैं। उनपे भी FIR है ऑलरेडी। क्या कहा था उन्होंने? वो लोग पैसे का मतलब ये लोग भेजे थे पैसा देने के लिए और पैसा लेके मैनेज करने के लिए। क्यों, किस वजह से? क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में थी तो किस ऐसी क्या वजह हुई कि वो आपसे शादी करने को नहीं तैयार हो? शादी इनकी मैंने ये बोल रहे थे कि यहाँ पे फिक्स हो गई है, और सडनली उनको वो नवंबर में इनकी छेका हो गया था, मुझे पता नहीं है, दिसंबर में मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट वहाँ के होटल में भी आप लोग जाके पता कर सकते हैं, होटल उनके रूम पे भी पता कर सकते हैं उनके मकान मालिक से। ठीक है, आपके पास इससे संबंधित कोई वीडियो है, फोटो है, इनफैक्ट हर एक चीज़ है मेरे पास। आपसे शादी वादी भी कर रखी है? हाँ, इन्होंने मंदिर में मुझसे शादी भी कर रखी है। फोटो नहीं है, मतलब मंदिर में जाके पता कर सकते हैं। कौन से मंदिर? वहीं पे मऊ में राम मंदिर। आपके टच में आया कैसे ये वो पहले मैं भी डूडा में काम करती थी ना, वहीं पे। कहाँ पे? मऊ में। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ? मैं मऊ की रहने वाली हूँ। अच्छा, थाने का रवैया कैसा रहा? अलीनगर थाने पुलिस की रवैया कैसा रहा आपको? अच्छा नहीं रहा, बहुत घटिया। अलीनगर थाने की जो प्रभारी गए थे वो बोल रहे थे कि मेरे पे ये FIR किया जाएगा अगर आप जाके वहाँ पे शादी रोकती हैं तो। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी रोका जाए, जब तक मेरी मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है। वैसे ऑलरेडी मुझे कौन मेरे से शादी करेगा, पूरा मऊ जानता है, हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार बहुत कोई मुझे की बात करता है, बस ऐसे ही नारी शक्ति की बात करते हैं, कोई नारी शक्ति का सहयोग नहीं होता है, लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है। प्रदेश के मुखिया से आप क्या कहना है? मुझे बस ये चाहते हैं कि इसकी शादी रोका जाए जब तक ये न्याय नहीं होता। मेरे साथ अगर उसकी शादी होगी तो मेरे साथ न्याय कहाँ से होगा? वो तो अपना घर बसा लेगा। मुख्यमंत्री से क्या मुझे बस यही अपील है कि मुझे न्याय दिला जाए, या तो फिर वो मुझसे शादी करे या तो सजा कराई जाए। आपसे जो आप 6 साल के रिलेशनशिप में रही, किस आधार पे वो रिलेशनशिप में रही? ये इसी आधार पे। हाँ, मुझे शादी का झांसा है, तो ही तो मैं आई थी। मैंने वो यहाँ तक कि मेरे पैर पकड़ के बोल रहे हैं, वो मेरे पास वीडियो भी है कि पैर पकड़ के बोला है कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा, नहीं छोड़ूंगा तुमको कभी। ये कब की बात है? ये स्टार्टिंग की बात है, जब मैं रिलेशनशिप में नहीं आ रही थी तब की बात है। ये फोटो वीडियोस हैं आपके? हाँ, मेरे पास बहुत सारी फोटोज वीडियोस हैं। खबर में
मिर्जापुर से है। मिर्जापुर जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नारीबारी गांव में बीती रात बहुभोज के दौरान फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राजपुर निवासी 22 वर्षीय अजय रैदास पुत्र भूतनाथ के रूप में हुई है। आपको बता दें, पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। बताया गया कि रात करीब 10:30 बजे बहुभोज कार्यक्रम के दौरान अचानक गोली चलने से अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। हत्या को लेकर पूछताछ में जुटी है पुलिस। आज दिनांक 1 मई को थाना कोतवाली देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि रानीवाली गांव में बहुभोज के कार्यक्रम में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। जांच से जानकारी प्राप्त हुई कि अजय नामक व्यक्ति की मृत्यु बुंदेला नामक व्यक्ति के द्वारा कर दी गई है। अजय के पिता के द्वारा पुलिस ने तहरीर ले ली गई है। नामजद अभियुक्त बुंदेला के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है एवं इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर विंध्याचल धाम में मधुमक्खियों का दर्शनार्थियों पर हमला। खाना बना रहे दर्शनार्थी पर अचानक मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले से मची है अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आए दर्शनार्थियों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब सभी लोग एक पेड़ के नीचे खाना बना रहे थे। उसी दौरान मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और हमले के 20 दर्शनार्थी घायल हो गए थे। घटना विंध्याचल के अटल चौक के पास का है, जहाँ रायबरेली से आए एक ट्रक में सवार लगभग 20 से 25 श्रद्धालु मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो गए। ये सभी लोग विंध्याचल दर्शन के बाद सड़क किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही लोगों ने खाना बनाना शुरू किया, चूल्हे के धुएं से मधुमक्खियां भड़क गई और अचानक झुंड ने मिलकर लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले से वहां मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। कई लोगों की गंभीर रूप से मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया है, जिससे हालत उनकी गंभीर हो गई है और कुछ लोग बेहोश हो गए। कुछ लोग डर के कारण इधर उधर भागते नजर आए। मधुमक्खियों से एक बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए आग जलाया गया, तब जाकर मधुमक्खियों ने पीछा छोड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार। कहाँ से आए हैं? रायबरेली से। क्या घटना हुई आप लोगों के साथ? वहीं बैठे हुए थे, ऐसे वहीं पे बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ अचानक से आई काटने लग गए। क्या चीज़? मधुमक्खी। कितने लोग थे आप लोग? कई सारे लोग थे। तो सबको काटा है? नहीं, किसी को नहीं काटा। बाकी मतलब इतना ज़्यादा काट लिए, मतलब कोई बेहोश भी हो गया क्या? हाँ। तो आप लोग क्या उसके नीचे आग लगाए थे क्या? खाना वाना बना रहे थे क्या? नहीं, बाहर मधुमक्खी की साइड में थी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश यादव। क्या समस्या हुई यहाँ पे? मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने? कैसे? पता नहीं, पेड़ में लगी हुई थी, खाना बना रहा था नीचे। उसके नीचे आप लोग खाना बना रहे थे? हाँ। कितने लोग थे आप लोग? 20-25 लोग। तो कितने लोगों को काटी है मधुमक्खी? सभी को लगभग काट लिया है, 1-2 तो, बाकी 3-4-5 को तो घायल ही कर दिया। अच्छा, तो मतलब हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र के बंजारे वाला गांव में 12 साल के मासूम राम रहीम को निवाला बनाने का खूंखार मगरमच्छ आखिरकार वन विभाग की जाल में कैद हो गया। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम को यह सफलता मिली है। मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद गांव में फैली दहशत के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, बंजारे वाला गाँव निवासी राम कुमार का 12 वर्षीय बेटा राम रहीम स्टोन क्रेशर के पास खेल रहा था। तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे जबड़ों में दबाकर गहरे पानी में खींच लिया गया। उसे शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूचना पर बुग्गावाला और साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
विभाग पदमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी और साथी पड़ोसी के बीच कार हटाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद के बाद पुलिस के द्वारा प्रधान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई से आक्रोशित ग्राम प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष आपको बता दें गोपाल सिंह अधिकारी के नेतृत्व में आज प्रधानों के शिष्टमंडल ने लालकुआं कोतवाली में तहरीर सौंपते हुए निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की गुहार लगाई है। और वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पनपता जा रहा है। बताते चले कि पूर्व से ही ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने अपने ऊपर हमले की आशंका व्यक्त करते हुए 15 अप्रैल को पुलिस में शिकायती पत्र दिया था और इसके पश्चात कार्रवाई नहीं होने पर 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद 28 अप्रैल को कार हटाने के विवाद में ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी पर ठाकुर सिंह मेहता, उनकी पत्नी और साथी बेटियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। बात दर्ज हुई है, जबकि हमने पहले रिपोर्ट दी थी। तो उस संबंध में आज कोतवाल साहब को यहाँ पर जो है दोबारा अपना जो है रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है और उनका कहना है कि जो है हम निष्पक्ष जांच देंगे। देखो हमें तो जो हमारे वो है ठाकुर सिंह मेहता, उनके परिवार द्वारा मेरे पर केस लगाया गया है जो पूरे झूठे केस है और झूठे कहानी है। मेरे घर पर उन्होंने मारपीट की, मेरे घर पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, मेरे घरवाली को मार रहे थे तो मैं बचाने के लिए गया। जब पूरा परिवार मेरी घरवाली पर मारने के लिए उतरे तो मैंने बचाव किया और उन लोगों को फिर धक्का मुक्की की और जिससे इन्होंने गलत वीडियो वायरल की और एसएसपी साहब ने बिना जो है उसको संज्ञान में लिए हुए एकदम से उसी कट और पेस्ट वीडियो को संज्ञान में लिया और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी, जबकि वह परिवार उस दिन से अभी भी मस्त घूम रहा है और उनके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे ऊपर पत्थर भी चलाया है, चाकू भी लाए मारने के लिए, तलवार भी लाए, डंडे भी लाए, सब वीडियो फुटेज है। उसके अलावा अब मेरे को फेसबुक के जरिए उसके पिता जो है ठाकुर सिंह के द्वारा मेरे को माँ बहन की गाली दी जाती है, मेरे को देख लेने की दी जाती है। उनके रिश्तेदारों द्वारा कहा गया है तू सिक्योरिटी बढ़ा ले, अपनी मृत्यु कभी भी मौत हो सकती है। अभी भी मेरे को मैंने उसकी सब छाया प्रतिनिधि यहाँ पर दे रखी है कोतवाल साहब को। गहन से विचार करके मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर गलती किसकी होगी वो अंदर जाएगा, उनका कहना। और मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा। जब पुलिस मेरे को बुलाए मैं वहां जाऊंगा। देखो मैं गलत नहीं, जब मैं गलत हूँ तो मैं जो है पुलिस का सहयोग कर सकता हूँ। जहां पर भी जरूरत पड़ी, मैंने कोतवाल साहब से कह रहे थे जहां जरूरत पड़ेगी आप मेरे को बुलाए, मैं आऊंगा, आपकी मदद करूंगा, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। ताकि जो महिला सशक्तिकरण का मामला वो है, क्या मेरे पास महिला नहीं है? मेरी भी तो माँ है, मेरी 4 बहनें हैं, मेरी सुंदर सी बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी जो है हर चीज की करती है। क्या महिला मेरे पास नहीं है? क्या वही महिला है? लेकिन जो गलत होती है, गलत तो पुरुष वर्ग में भी होता है, महिला वर्ग में भी होता है। जो गलत है उसको गलत, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए जो है जिसके लिए जो गलत है उस पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही पुलिस से मांग करता हूँ। देखिए मेरे को ये आशंका बहुत पहले से थी। 2 महीने पहले मैंने चौकी इंचार्ज और नयाल जी को कंप्लेन लिखी थी। उन्होंने जो है घर में पुलिस भेजी, पुलिस के फुटेज भी है, पुलिस के सामने इस परिवार ने मेरे को गाली दी। उसके बाद मैंने 15 तारीख कोतवाल महोदय राणा जी को मैंने जो है एप्लीकेशन लिखी थी, तो इन्होंने भी महिला पुलिस भेजी, लेकिन महिला पुलिस भेजने के बाद भी मेरे को कोई न्याय नहीं हुआ। फिर भी मेरे को खतरा था, फिर मैंने सीएम पोर्टल में कंप्लेंट की। तो 23 तारीख को मैंने सीएम पोर्टल में कंप्लेंट की। तो मैं जैसे ही उसका जो है इंतजार कर रहा था तो तब तक मेरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रधान महासचिव पहुंचे शेखपुरा, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया और इस दौरान पार्टी के जिला संयोजक देवल मुखिया के नेतृत्व में हिमांशु पटेल का भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग शामिल हुए। हिमांशु पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि शेखपुरा जिला में सदस्यता अभियान चलाया गया था। अब पार्टी के द्वारा शेखपुरा जिले के सभी प्रखंड नगर में अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे लोगों को अध्यक्ष चुना जाएगा जो पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और हमेशा दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला, प्रदेश और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक का चुनाव किया जाएगा। इस दौरान हिमांशु पटेल, वेदन मुखिया और साथी देवेंद्र कुशवाहा, मनीष धारी, चंदन कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। अब पंचायत से लेकर जिला, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। पार्टी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सांगठनिक चुनाव 2026 से 2029 तक होना है, इसलिए आज हम लोग के प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी आए हैं और सभी प्रखंड का चुनाव प्रभारी घोषणा हुए हैं।
नए सदस्य भी बनाए गए हैं इसके। हाँ, नया सदस्य तो बता भी किया कि लगभग 50,000 से प्लस बन चुके हैं। क्रियाशील मेंबर कितना बना है? क्रियाशील वही लगभग उसको 25 से भाग दे दीजिए, हिसाब से होंगे क्रियाशील। क्या नाम है? देवन मुखिया, जिला संयोजक शेखपुरा। कई महीनों से, फरवरी महीना से राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश का सस्ता अभियान चल रहा था। विगत कई बार हम आए थे समीक्षा मीटिंग में, तो बताए भी थे सस्ता अभियान के बारे में। विगत एक सप्ताह पहले यानी 26 अप्रैल से संगठन चुनाव की घोषणा हो गई। आज शेखपुरा जिला में संगठन चुनाव हेतु जिला निर्वाची पदाधिकारी रामानंद कुशवाहा की अध्यक्षता में साथियों की मीटिंग बुलाई गई है और आज से शेखपुरा जिला में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले चुनाव जो है 15 मई तक शेखपुरा जिला के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायत में पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और 7 जून को पटना में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और 14 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। उसी सिलसिला में आज बैठक थी। बैठक में जिला के संयोजक साथी हैं देवन मुखिया जी, रविंद्र कुशवाहा जी, विनोद जी, रविंद्र कुशवाहा जी और तमाम जो हमारे प्रखंड के निवर्तमान अध्यक्ष हुए, सभी साथियों से विचार विमर्श के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी आज अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारी घोषित किए हैं, जिसमें घाट कुसुम्भा प्रखंड में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन चुनाव हेतु अनिश धारी जी को बनाया गया है प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी। उसी तरह से शेखपुरा प्रखंड ग्रामीण के लिए श्री रविंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया है निर्वाचन पदाधिकारी। चेवारा प्रखंड के लिए अरविंद कुमार जी को बनाया गया है निर्वाचन पदाधिकारी। अरियरी प्रखंड के लिए बनाया गया है विनोद कुमार पटेल जी को निर्वाचन पदाधिकारी। शेखोपुर सराय प्रखंड के लिए बनाया गया है जगन महतो जी को प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी। बरबीघा प्रखंड के लिए बनाया गया है विनोद कुमार उर्फ दल्लू जी को प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी और नगर परिषद शेखपुरा के लिए सौरभ कुमार जी को बनाया गया है निर्वाचन पदाधिकारी। ये सारे जो है साथी लोग संबंधित प्रखंड और नगर में जो है नीचे स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक चुनाव संपन्न कराएंगे। उसके बाद फिर जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज का मुख्य संगठन का काम यही था और बाकी फिर आप लोगों का कुछ है तो अभी क्या स्थिति है रोलों की? पार्टी जैसे पहले मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कितने सदस्य बनाए गए? जो पार्टी का जो लक्ष्य था हम लोग पूरा कर लिए हैं। 50,000 से ऊपर प्राथमिक सदस्य यहाँ बनाए गए हैं। हमारा जो लक्ष्य था। यशु पटेल, प्रदेश प्रधान महासचिव राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सब पर्यवेक्षक शेखपुरा जिला संगठन चुनाव। खबर लखीसराय से है, जहां चानन प्रखंड के लिए शुक्रवार 1 मई और साथ ही गौरवपूर्ण दिन साबित हुआ है। वर्षों से जिस डिग्री कॉलेज की मांग की जा रही थी वो सपना आखिरकार साकार हो गया। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और आम लोगों का अथक प्रयास रंग लाया और शिक्षा के दीप को जलाने में सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, लोकप्रिय विधायक रामानंद जी की महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके माध्यम से डिग्री कॉलेज चानन के लोगों को मिला है। इस कॉलेज के खुलने से अब तक चानन क्षेत्र के छात्रों, खासकर बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों जैसे जमुई या बाढ़ नहीं जाना पड़ेगा। और पहले जहां ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता था और आर्थिक तंगी के कारण लोग पढ़ाई बीच में ही उनकी रुक जाती थी, वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। यह कदम न केवल शिक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा।
मुखिया जी ये बताएंगे, कई वर्षों से चानन में डिग्री कॉलेज की डिमांड थी और आज कहीं न कहीं सांसद महोदय ने इसे पूरा करने का काम किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप आए इस खबर को लेकर। हम तमाम जनता को बताना चाहते हैं चानन के कि हमने जीतने के बाद ही एक संघर्ष मोर्चा हम लोगों का बना था, जिसमें आप भी कवर करने के लिए इटौन में आए थे। उसमें तमाम जनप्रतिनिधि भी थे वहाँ, और तब से आज तक हम लोगों ने लगातार इसका प्रयास प्रशासनिक स्तर पर करते रहे। पिछली दफ़ा जो चानन में ललन बाबू का दौरा था मननपुर में, उसमें प्रमुख मांगों में हमारा एक डिग्री कॉलेज का भी मांग था, जो आज सपने की तरह पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिसका जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से आज स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें एडमिशन भी जो है ऑनलाइन चालू हो गया है समर्थ पोर्टल के द्वारा, और बहुत जल्द ही इसकी व्यवस्था किसी हाई स्कूल में जो है चयनित कर करके ऑफिशियल रूप से चालू कर दी जाएगी, जब तक अपना इनका भवन नहीं बनेगा। एक बात बताएंगे, इनसे विद्यार्थियों को अब क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारी जो बच्चियां यहाँ से निकल के बाहर जाना पड़ता था उनको, लखीसराय, जमुई, भागलपुर डिग्री लेने के लिए, अब आपके चानन में चानन कॉलेज के नाम से जो है आपको जो है हो गया अपना डिग्री कॉलेज। आपको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब नए सत्र में नामांकन चालू है, जो विद्यार्थी इसमें नामांकन लेना चाहते हैं वह स्वतः मतलब कि ले सकते हैं। जी एकदम अब से चालू हो गया है। समर्थ पोर्टल पे जाकर के अपने नामांकन को वो लोग जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, और अपना डिग्री कॉलेज में, अपने चानन के डिग्री कॉलेज से शिक्षा लेकर वो आगे भविष्य अपना बना सकते हैं। यानी कई वर्षों से जो आस लगी थी उसमें कहीं न कहीं सांसद महोदय दीप जलाने का काम किए हैं। जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मुंगेर के, जिन्होंने विकास की कई गाथा लिखे हैं, उनके साथ हमारे माननीय विधायक सुजगढ़ा रामानंद सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनको कि एक छोटे छोटे चीज़ों को उन तक लेकर के जाते हैं और उन तक संवाद करते हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम लोगों का जो है डिग्री कॉलेज का स्वीकृति मिल गया है और एडमिशन भी चालू हो चुका है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? हमारा नाम दीपक सिंह, मुखिया संग्रामपुर, मुखिया संघ अध्यक्ष चानन। ये बताएंगे, कई वर्षों से ये डिग्री कॉलेज की मांग थी और कहीं ना कहीं आज सांसद महोदय ने इसे पूरा करने का काम किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले सांसद महोदय को तो बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का चानन का जो चाहिए वो मिलने वाला है। एक बात बताएंगे, अब इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होने वाला है? विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो बाहर पटना बिहार से में जो एडमिशन करवाता था, इतना परेशानी झेल के जाना पड़ता था, वह अब जाना नहीं पड़ेगा। एक बात बताएंगे, इसको लेकर के स्थल की बात करें तो मननपुर हाई स्कूल पहला ऑप्शन में है और दूसरा कहीं न कहीं आपका जो भंडार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका है ऑप्शन। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही पसंद पड़ रहा है? जहाँ बन जाए वहाँ सही है। क्या नाम लिखते हैं अपना? छोटे बिहारी। माननीय सांसद महोदय को और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री रामानंद मंडल जी को बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने इसके लिए प्रयास किया और यहाँ तक पहुँचा। हम लोग इससे पहले जो मेहनत किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, सब कुछ किए थे, आज वह रंग ला रहा है। और हम बहुत सारे लोगों के पास भी गए थे, लेकिन सुनने वाला अगर कोई है तो हमारे सांसद महोदय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक रामानंद मंडल जी हैं। एक बात बताएंगे, नामांकन जारी है तो इसको लेकर विद्यार्थियों को क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई सब विद्यार्थियों की जो जाना पड़ता था लखीसराय, थोड़ा सा कॉलेज करने के लिए पूरा समय लगता था। लखीसराय जाने में ट्रेन का इंतजार करना पड़ता था, इधर जमुई था वहाँ भी जाने के लिए जरूरत पड़ता था। और खास करके इस कॉलेज डिग्री कॉलेज को यहाँ पर देने से लड़कियों महिला लोगों को लड़कियों को बहुत सुविधा मिला है, जो कि घर बार छोड़कर दिन भर बाजार में रहना पड़ता था। अब खाना बना कर आएगी और फिर पढ़कर भी घर जाकर खाना बनाएगी और आराम से रहेगी। क्या नाम लिखते हैं अपना? सुरक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छा है। क्या नाम लिखते हैं अपना? शंभू कुमार। सबसे पहले तो हम सांसद महोदय को अपने तथा अपने समाज की ओर से, चानन की ओर से उनको ढेर सारी बधाई कि उन्होंने हमारे बहुत सारे कार्य किए, लेकिन इस कार्य पर भी ध्यान दिए। परंतु मेरे यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है
और जिसकी आशा थी उस अभिलाषा को उन्होंने पूरा किया। हम कोशिश करेंगे, सांसद महोदय से निवेदन करेंगे कि एक दिन वह अपने स्व अपना चेहरा दिखाते हुए यहाँ आवें और उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह भी उद्घोष किया जाए कि आज नामांकन जारी है, आप यहाँ के संपर्क। क्या नाम लिखते हैं? लखीसराय चानन क्षेत्र के महंत स्टेडियम के समीप 9 दिवसीय रामधुनी यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी देखने को मिली है। इस धार्मिक आयोजन के अंतर्गत 551 नारियल अर्पित किए गए तथा 511 श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा बाबा सोमनाथ महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर सरस्वती मंदिर प्रांगण मननपुर और साथ ही नगरदार होते हुए नदी तक पहुंचेगी, जहां से जल भरकर यज्ञ स्थल पर लाया जाएगा। इसी पूरी यात्रा के दौरान भक्ति और आस्था का माहौल भी बना रहा। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा को ध्यान में रखते हुए पानी, शराब एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई, ताकि यात्री शामिल लोगों को भी यात्रा में शामिल लोगों को किसी प्रकार की असुविधा को ना देखना पड़े। खबर कोटा से है, जहां समग्र शिक्षा परिषद द्वारा कोटा जिले के 9 विद्यालयों ने नवीन विद्यालय भवन का निर्माण कराने के लिए 1202.5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज यहां अपने जनसंवाद कार्यालय में जन सुनवाई दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि प्रदेश के 300 भवन विहीन विद्यालय में नवीन भवन निर्माण के लिए 410 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसमें कोटा जिले के 9 विद्यालय भी शामिल हैं, जिनमें नई भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए 1202.58 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि को कोटा जिले के खैराबाद पंचायत समिति के राजू खेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा मानपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुल्तानपुर पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालय और साथ ही उकालदा प्राथमिक विद्यालय, निमोद हरिजी तथा सुल्तानपुर में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनेठिया पंचायत समिति, इटावा का प्राथमिक विद्यालय, झोपड़िया तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय, मियाना पंचायत समिति, लाडपुरा का उच्च प्राथमिक विद्यालय, खरीली पांडे तथा पंचायत समिति सांगोद का उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालूखेड़ा भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन में क्वेश्चन एडिशनल जोड़ा हुआ है अभी ऑनलाइन पोर्टल पे कि मोस्टली खाद्य पदार्थ में शिक्षा विभाग ने राजस्थान भर में 300 भवनों के लिए जो भवन विहीन है हमारे विद्यालय, ऐसे विद्यालय में भवन बनाने के लिए 410 करोड़ रुपये जारी किए। इससे हमारे जो भवन बनेंगे, जो बच्चों को असुविधाएं हो रही थी वो अब सुविधाओं में बदलेगी। और इसलिए कोटा जिले में भी लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा की विद्यालय की स्वीकृति में जारी की। जैसे कि सुल्तानपुर में हमने उकड़ला प्राथमिक विद्यालय और बनेठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक हरिजी का निमोदा प्राथमिक विद्यालय इसमें है। इसी प्रकार से खैराबाद पंचायत समिति में राजू खेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय, मानपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय और इसी प्रकार से सांगोद का बालूखेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन बनेगा। मैं और हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास हमने भवनों के निर्माण के भवनों के जर्जरों के मरम्मत के लिए भी जारी किए हैं, ताकि उनकी मरम्मत हो सके, विद्यालय की मरम्मत हो रही है। में जो हमारे और भी भवन, बहुत सारे भवन जो इनको बनाए, उस सब भवनों के लिए हम चरणबद्ध तरीके से इसी प्रकार से स्वीकृति जारी करके सब विद्यालय के भवनों का निर्माण करेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी हमारा जो छात्र है वो विद्यालय उनके बिना न रहे, सब विद्यालय की अच्छी छत के नीचे बैठे। राजस्थान भर में लगभग 37,000 विद्यालय हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारे विद्यालय उनके पट्टे नहीं, कुछ जगह विद्यालय बने हुए हैं
लेकिन उनका भी पट्टा नहीं। हम राजस्थान में अभियान चला रहे हैं और अभियान चलाकर सभी विद्यालयों को पट्टा देने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभियान अभी हमारा बहुत ही जोरों पर है। पूरे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, जिला कलेक्टर इसमें लगे हुए हैं। यही कोशिश है कि आने वाले समय में कोई भी विद्यालय बिना पट्टा विहीन नहीं रहे। खबर कोटा से है, जहां नगर निगम कोटा के आयुक्त श्री ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन पर रोकथाम उपायुक्त फायर एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में शहर में संचालित व्यवसायिक भवनों, मॉल एवं कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। दिनांक 1 मई 2026 को गठित 2 टीमों द्वारा मोहम्मद अहसर खान और साथी एवं सीता चौधरी के निर्देशन में शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों जैसे विवेकानंद नगर और साथ ही फालोदी मार्केट, पुरातन टावर, रेलवे स्टेशन क्षेत्र और साथ ही ICICI फाइनेंस कंपनी, गोयल होटल सहित खबर कोटा से है, जहां सामाजिक सराकोरों को सशक्त आधार देने की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए आद्या सेवार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रथम सनाढ़ आदि गौड़ सामूहिक 2 दिवसीय निःशुल्क कन्या विवाह महोत्सव हर्षोल्लास के साथ घर जैसी शादी के वातावरण में संपन्न हुआ है। शुक्रवार को प्रातःकाल से ही मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है और मुख्य संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत वर वधुओं को सुसज्जित बग्गियों में बैठाकर भगवान परशुराम की भव्य झांकी के साथ नगर भ्रमण कराया गया, जिसने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। इसके उपरांत दूल्हों ने तोरण कर मंगल प्रवेश किया है तथा वरमाला की रस्म के साथ जीवन साथी का चयन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष शालू शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वधु को सोने की लौंग, चांदी की पाजेब, बिछिया, अंगूठी और साथ ही टॉप्स सहित आभूषण प्रदान किए गए। कोषाध्यक्ष प्रियांशु शर्मा ने बताया है कि वैदिक रीति रिवाज के अनुसार 8 जोड़ों का विधिवत विवाह संपन्न कराया गया है। वहां से ले जा बेटा ना, पंडित साहब आप घी रख के आओ, कहीं किसी के घी वगैरह उन सामग्री भैया साथ का नहीं है। साथ तो ये अपने लोक रीति होती है, इसलिए साथ खिलाए जाते हैं। चलो हो गए, आपको कुछ नहीं करनी। 5 हो गए, फिर छठा फिर अपनी जगह पे खा लो। राम एवं गिरिसंधा 2 दिवसीय सम्मेलन का सनातन ब्राह्मण एवं आदि ब्राह्मण सम्मेलन का निःशुल्क कन्या विवाह महोत्सव इसका नाम रखा गया था। ये 30 तारीख से शुरू हुआ था और 1 तारीख को अभी चल रहा है। समापन के बाद में इसका समापन किया जाएगा। 30 तारीख को इसमें हमने गणेश पूजन से इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद में हल्दी का भव्य प्रोग्राम किया गया था, मेहंदी का प्रोग्राम किया था और शाम को संगीत का प्रोग्राम रखा था। सबको बड़ा आनंद आया, सबने अपनी अपनी बारी के हिसाब से बड़ा अच्छा डांस किया। उनके माता पिता वगैरह सभी बच्चे जोड़ों ने सबने अच्छा डांस किया, सब बहुत खुश थे। उसके बाद में आज मॉर्निंग में वापस तैयार होकर हम सब और बहुत ज़ोरों शोरों के साथ में निकासी निकाली। निकासी के अंदर भी एक बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कोटा के अंदर, जैसा सबके मुझसे सुनने में आ रहा था जब जानते हुए कि बड़ा मज़ा आ रहा है। सबने हर्षोल्लास से डांस किया। इसमें बच्चों के ऊपर सवारी निकाली गई। सुबह 10 बजे इनकी सवारी की निकासी निकाली गई थी। इसमें 2 सॉन्ग बच्चों के साथ में और डांस करते हुए, नाचते हुए परिवार के साथ में दूल्हा दुल्हन की निकासी निकाली, उनका तोरण करवाया गया। उसके बाद में मंच पे आशीर्वाद समारोह किया गया। मुख्य अतिथि हमारे आज के बाबा खाटू श्याम बाबा का दरबार था। विशिष्ट अतिथि हमारे बनखंडी बालाजी के महंत सत्य प्रकाश जी थे। जिलाध्यक्ष राकेश जी जैन थे। ये लोग यहाँ पे पधारे। अन्य अतिथि भी काफ़ी थे। सबका स्वागत किया गया। इन सब ने वर वधु को अपना आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों के पदाधिकारी वो भी आए थे। यहाँ पे कोटा से ही नहीं, बाकी 12 झालावाड़, बूंदी के भी आसपास के गांव ढाणी तक के सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और सदस्य सभी पधारे। उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया और सबने भरपूर सहयोग किया। मेरा हौसला बढ़ाया। मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद पाणिग्रहण संस्कार
और इसके अंदर हम 120 से अधिक सामान इनको उपलब्ध करा रहे हैं, बेड स्वरूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसके बाद में इनको किसी से बढ़िया भोजन कराकर और विदाई की जाएगी। मैं इन सबकी जीवन की शुभ मंगल कामना करता हूँ, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चले। आपका नाम? लोकेश शर्मा, आद्या सेवाल फाउंडेशन का एक डायरेक्टर हूँ। खबर कोटा से है, जहां संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर डिजिटल जनगणना 2027 के तहत सेल्फ एम्यूनरेशन के तहत आधिकारिक पोर्टल se.census census.government.in पर लॉगिन कर विवरण दर्ज किया और साथ ही सफलतापूर्वक स्वगणना का फॉर्म सबमिट किया है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि आमजन इस पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी देते हुए स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया आसान है, अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि पर पोर्टल खोलकर संबंधित प्रश्नावली का उत्तर देते हुए स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जिला कलेक्टर श्री समारिया ने अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूरी करने के बाद आमजन से आह्वान किया है कि 1 से 15 मई तक पोर्टल के माध्यम से प्रश्नावली का उत्तर देकर स्वगणना प्रक्रिया पूरी करें। खबर डीडवाना से है, जहां स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने और साथ ही रंगदारी वसूलने के गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा ने अभियुक्त सोनाराम उर्फ सोहन राम को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और साथ ही 35,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त सोनाराम ने अपने ही रिश्ते की चाची मृतका पूजा की कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच ली थी। इन तस्वीरों के आधार पर वह मृतका को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और इस मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक लूटलाज के भय के कारण पीड़िता ने अंततः कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह राठौर ने पीड़िता की ओर से प्रभावी पैरवी की। उन्होंने आंदोलन और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्त का ये कृत्य न केवल एक जघन्य अपराध था बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को कलंकित करने वाला भी माना गया है। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का शव उसके घर में पड़ा मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आवली रोजड़ी क्षेत्र निवासी रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा का शव गुरुवार देर रात घर में मिला है। उसे गले पर चोट और साथ ही दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शव की स्थिति देखकर प्रतीत हो रहा है कि मृतक ने मरने से पहले काफी संघर्ष किया है। घटना की सूचना मिलते ही आपको बता दें, मृतक के पिता मौके पर पहुंचे और बहू सहित 2 अन्य लोगों पर हत्या का शक जताया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज और उनकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, जो इस वारदात की वजह बन सकता है। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। आज मेरी ड्यूटी थी, उस समय सूचना मिली कि आंवली गांव में मनोज कुमार शर्मा संदिग्ध हालत में घर पर मरा पड़ा है। इस सूचना पर घर वहाँ मौके पहुँचे। उसके पिताजी ब्रजमोहन जी वहाँ मुझ मिले थे। उन्होंने तहरीर दी कि मेरा बेटा यहाँ आंवली में रहता था और उसके ऊपर में उसकी पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। उसकी पत्नी ने 2 अन्य पर उन्होंने शक जाहिर किया, रिपोर्ट दी है, जिससे मुकदमा दर्ज किया है। अब और बाकी कार्रवाई चल रही है। तो ये मर्द क्या करता था सर? ये मर्द पहले पूरे फौज में था। आर्मी से रिटायर्ड थे? हाँ, आर्मी से रिटायर्ड। अभी तो पता नहीं क्या करता है। ये क्या कोटा में रहता था या कोटा में रहने, किशनगढ़ के साथ रहने वाले हैं, लेकिन मकान आंवली में इसका खुद का। ये खुद सर कोटा रहता था? हाँ, कोटा ही रहता था। ये काम बाहर करता था या करता था? यही करता था काम। तो जब घटना हुई उस समय ये घर में और कौन कौन मौजूद था? घर में इसकी पत्नी थी, बच्चे थे। ये थे घटना के टाइम। बच्चे कितने इनके? बच्चे छोटे हैं, 1 बच्चा और 1 बच्चे। तो ये घटना रात की है या ये रात की घटना? तो ये पता सुबह कितने बजे लगा पुलिस को? ये सुबह को तो पुलिस को तो अभी 1-1:30 बजे करीब पता लगा है।
सर पुलिस को सूचना नहीं दी हुई बताई और वो तैयारी कर रहे थे क्रियाक्रम की महिला क्रियाक्रम में तैयारी कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने रोका, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। सर कहाँ का निशान है सर इसके? गर्दन पे निशान है इसकी। रस्सी से गला घोटा सर? हाँ, रस्सी से किसी कपड़े से गला घोटा। आपका नाम बता रहे थे? ब्रजराज सिंह है सर। सिटी मॉल में अग्निकांड के बाद चेता नगर निगम का फायर अनुभाग शहर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाकर चेक किया गया और साथ ही आपको बता दें अग्निशमन उपकरण डी मार्ट, फौलादी मार्ट और साथ ही पुखराज टावर सहित अन्य कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में किया गया निरीक्षण। डिप्टी कमिश्नर फायर राकेश व्यास निर्देशन में 5 दिन तक चलेगा ये चेकिंग अभियान। कोचिंग सिटी कोटा में एक और उम्मीद ने चुना है मौत का रास्ता। कोटा के कुन्हाड़ी क्षेत्र में कोचिंग छात्र ने की है आत्महत्या। छात्र ने हॉस्टल की छत से कूद कर की आत्महत्या। मृतक छात्र दीक्षित प्रसाद का उत्तराखंड का रहने वाला है और आपको बता दें पुलिस ने छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।